स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रविंद्र वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी की इस कक्षा में उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो प्राय प्रतियोगी परीक्षा में और साथ में उच्च कक्षाओं तक विषय के रूप में पढ़ाया भी जाता है, पूछा भी जाता है। ये हमारे अंक वृद्धि में निश्चित रूप से सहायक होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम चर्चा करते हैं अपने आज के विषय की, और हमारा विषय है वाच्य। वाच्य क्या होता है? देखिए, सभी के अपने अपने तरीके होते हैं बात को प्रकट करने के। मैं अपनी बात को किस हिसाब से कहता हूँ, आप अपनी बात को किस हिसाब से कहते हैं। आपने कहा हो, सुना भी होगा, कई बार कहा भी होगा, कहते हैं ये मेरा स्टाइल है। ये जो आपका स्टाइल है, ये शैली जो है, ये आगे चलकर एक विशेष भाव में आपके परिवर्तित हो जाती है और वह आपके उस वाक्य के साथ जुड़ जाती है। आज हम उसी जुड़ने के भाव को समझने का प्रयास करेंगे वाच्य के माध्यम से। वाच्य किसे कहते हैं? सीधी सी अगर छोटी सी हम परिभाषा की बात करें तो वाच्य का अर्थ होता है कहने का ढंग। वाक्य के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। अगर हम बड़ी परिभाषा की बात करें, बड़े स्वरूप में उसे देखना चाहें, तो वाच्य क्या होता है? वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार आई है, इस बात को प्रकट करने वाले तत्व को वाच्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर जिस क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं, वह क्रिया किसके अनुसार प्रस्तुत है, उसका प्रयोग किसके अनुसार किया गया है। किसके का मतलब कर्ता के अनुसार किया गया है, कर्म के अनुसार किया गया है, या इन दोनों को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया है। ये चीज़ हमें जिस माध्यम से पता चलती है, उस माध्यम को हम कहते हैं वाच्य। दोस्तों, आज हम वाच्य के अंदर उसके भेद या प्रकार भी करेंगे। वाच्य के मुख्य तो 3 भेद होते हैं, लेकिन हम उसको 2 के अनुसार विभक्त करके जानने का प्रयास करेंगे। वाच्य, यहाँ वाच्य, ये अगर हम छोटा सा एक डायग्राम बनाएं तो उसके अनुसार हमारे 2 वाच्य बनते हैं। पहला जो है हमारा कर्तृवाच्य, और दूसरा है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्तरी कर्ता। जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रमुखता होती है, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, ऐसे वाच्य को कर्तृवाच्य के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया किसके अनुसार आई है। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस वाक्य में आए हुए कर्ता कर्म आदि को बदलने का प्रयास करते हैं। उसी से हमें पता चल जाएगा। हम कर्तृवाच्य का उदाहरण अगर हम देखें तो पहले एक वाक्य हम लिखते हैं, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं, ये कर्ता है और ये क्रिया है। व्याकरण ने हमें बात बता रखी है, हम कर्ता और क्रिया के बारे में जानते हैं। इस कर्ता को हम बदल कर देखेंगे। अगर इस कर्ता के परिवर्तन से आगे की क्रिया में बदलाव आता है तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। और अगर ये परिवर्तित नहीं होती है क्रिया, तो मानिए कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है। हम कर्ता को परिवर्तित करके देखते हैं। पक्षी पुल्लिंग है, अब हम चिड़िया कर लेते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहां हमने लिखा चिड़िया, और आगे क्या है, उड़ते हैं। इसका मतलब क्रिया बदल गई, क्या बन जाएगा यहाँ, चिड़िया उड़ती हैं। बहुवचन करेंगे तो चिड़िया हो जाएगा, एक वचन करेंगे चिड़िया उड़ती है। ये जो क्रिया बदली,
किसके अनुसार बदली? हमारे इस कर्ता के अनुसार बदली। और जहां कर्ता के अनुसार बदली तो कर्ता प्रधान है। परिभाषा भी क्या बनती है? जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा किसके अनुसार आई क्रिया? क्रिया आई हमारे कर्ता के अनुसार। और वाक्य को हम बदल कर देख लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। जैसे विभा फूल चुनती है। अब देखिए, विभा हमारी कर्ता है, फूल कर्म है, चुनती क्रिया है। तीनों चीजें हमारे पास। देखिए, ये है कर्ता, फूल कर्म है और चुनती क्रिया है। अब हम किसको बदल कर देखें? दो चीज को बदल कर देखना है अपने को। पूरे वाक्य के दौरान दो चीजें हैं, या तो कर्ता को बदलेंगे या कर्म को बदलेंगे। दोनों में से एक बदलता है, उसके अनुसार क्रिया जो बदलती है तो हमारा वही वाच्य बनेगा। जैसे विभा है, विभा स्त्रीलिंग है क्योंकि आगे दिख रहा है चुनती है। अब हम विभा को बदल कर देख लें, विभा के स्थान पर पुल्लिंग कर लेते हैं। पुल्लिंग क्या बन गया? सुरेश। अब आगे का वाक्य जोड़कर देखें, फूल चुनती है, स्त्रीलिंग का क्या बन जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा, फूल चुनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो चुनती थी अब ये चुनता हो गया है। मतलब विभा के अनुसार ये क्रिया आई है, सुरेश के अनुसार ये क्रिया आई है। प्रधान कौन हुआ? कर्ता प्रधान हुआ। कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया परिवर्तित हो रही है, इसको हम कहेंगे कर्तरी वाच्य। स्पष्ट है? अब देखिए, अकर्तरी वाच्य के भी दो प्रकार कौन कौन से? यहां कर्मवाच्य है और यहां भाववाच्य है। और जो प्राय हम अक्सर पढ़ते हैं वो किस हिसाब से पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 उसके हिसाब से भी हमारा कर्तरी वाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। अब हम दूसरे को देखने का प्रयास करेंगे। अकर्तरी वाच्य का पहला है। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य जहां क्रिया कर्म के अनुसार आती है, जिस वाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया का संबंध सीधा किससे होता है? कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्या होता है? के द्वारा या से इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने किसका प्रयोग किया था? ने लुप्त भी हो सकता है और प्रस्तुत भी हो सकता है। ने लुप्त भी, प्रस्तुत भी। ठीक है, यहां मान लो पक्षी ने आया हुआ होता तो प्रस्तुत था, पक्षी के साथ ने नहीं है तो वो लुप्त है। यहां क्या होगा? कर्म में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। से या के द्वारा का प्रयोग होगा। विशेष बात इसमें देखने वाली है जो आपको अंतर दिखाई देगा। कर्म वाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक आएगी। कर्म वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। जैसे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अब हमने यहाँ क्या देखना है? ये देखिए हमारा कर्ता है और ये हमारा कर्म है। पक्षी एक वचन भी लिख सकते हैं, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। बहुवचन करने की भी आवश्यकता नहीं, हमने वैसे इसको कर लिया पक्षियों द्वारा आकाश में, क्योंकि हमने एक वचन को पहले भी देख रखा है, बहुवचन को भी देख रखा है। हम यहाँ एक वचन भी कर सकते हैं और बहुवचन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्ता है और ये हमारा कर्म है। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अगर हम पक्षियों के स्थान पर क्या कर लें? चिड़िया करके देख लेते हैं। चिड़ियों द्वारा आकाश में, चिड़ियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। क्रिया बदली क्या? इसमें क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया। किसके अनुसार नहीं आया? कर्ता के अनुसार नहीं आया। और यह हमारा क्या है?
कर्म है। स्पष्ट रूप से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कर्मवाच्य होता है वो हमारा निश्चित रूप से कर्म से युक्त होता है। तो ये जो आकाश है ये हमारा कर्म है, इस वाच्य को हम क्या मानेंगे? कर्म वाच्य मानेंगे, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आई है? आकाश के अनुसार आई है। तो ये हमारा दूसरा क्या था? कर्म वाच्य। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? जिस वाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार होती है, ऐसे वाच्यों को हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। विशेष बात ध्यान रखने वाली यही थी, इसमें कर्ता के अनुसार मिल गया, इसमें कर्म मिलेगा, तो इसकी स्पष्ट पहचान क्या है? इसकी क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, और अकर्मक होने के साथ साथ वो एकवचन भी मिलेगी और पुल्लिंग भी मिलेगी। इसमें देखिए अकर्मक, एकवचन और पुल्लिंग, ये तीन चीज़ें हमें मिल जाएंगी जो किससे अलग करेंगी? हमें कर्म वाच्य से अलग करेंगी। हालांकि इसमें भी जैसे हमने क्या किया था? से या के द्वारा का प्रयोग किया था, यहाँ भी हम करेंगे इन्हीं का प्रयोग, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा? इसमें से कर्म गायब हो जाएगा। अगर कर्म है तो वो किस में आ जाएगा? कर्म वाच्य में आएगा, और कर्म नहीं है तो क्रिया कैसे बनेगी? अकर्मक बनेगी, एकवचन में होगी और पुल्लिंग होगी। जैसे यहाँ हमने कहा पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, यहाँ हम लिख देंगे पक्षी द्वारा उड़ा जाता है। पक्षी ये क्या है? करता है। एक चीज़ मैं आपके दिमाग से और भी निकालूंगा, आप सोचेंगे जी ये तो इसमें भी तो आ सकता है, पक्षी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हमने पक्षी को बदला तो क्या बदल गई थी? क्रिया बदल गई थी। आप यहाँ पक्षी को बदल लीजिए, ये आपका कर्ता है, ये हमारी क्रिया है उड़ा जाता। हम इसको परिवर्तित करके देखेंगे, कर्ता को बदल लेते हैं। अब इस पक्षी को चिड़िया कर देते हैं, चिड़िया। अब आगे देखिए क्या बदलाव आता है। चिड़िया द्वारा उड़ा जाता है, कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ हमने देखा था निश्चित रूप से हमारी ये क्रिया क्या हो गई थी? परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि प्रभाव किसका था? कर्ता का था। प्रभाव किसका है? कर्ता का नहीं है, और कर्म इसमें है ही नहीं। जब कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, तीसरा हमारा क्या बच गया? तीसरा हमारा बचा भाववाच्य। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें क्रिया भाव के अनुसार है, कर्ता से कोई संबंध नहीं है, कर्म इसमें उपलब्ध नहीं है। क्रिया किसके अनुसार आई? भाव के अनुसार आई, तो इसको हम कहेंगे भाववाच्य। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना आपको, इसमें भी से या के द्वारा होगा, इसमें भी से या के द्वारा होगा। यहाँ हमें गफलत में नहीं पड़ना है, यहाँ हमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से दिमाग में बिठा लेनी है, ये अकर्मक होगी। कौन सी क्रिया? भाववाच्य की। और सकर्मक होगी किसकी? कर्मवाच्य की। और भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में आएगी, कभी बहुवचन नहीं हो सकती, जबकि कर्मवाच्य में आपको ये दूसरे रूप में भी मिल सकती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैंने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आपको वाच्य समझाने का प्रयास किया है, ये आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, दूसरों को बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।